स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्वामी नित्यानंद। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। धर्म का पाठ पढ़ाने वाले, लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करने वाले भारत में कई आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनके पास लोग अक्सर अपने दुखों और समस्याओं को लेकर जाते हैं। वहीं आसाराम बापू, राम रहीम जैसे कई बाबा ऐसे भी हैं जिन्होंने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया है। ये लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं और दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्यों तक को अंजाम देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही बाबा के बारे में बताने वाले हैं जिसने कई इंसानी जिंदगियों से खेला है। इस बाबा का नाम है स्वामी नित्यानंद उर्फ परम शिवम उर्फ परमहंस। खुद को भगवान बताने वाला नित्यानंद आजकल चर्चा में बना हुआ है। नित्यानंद खुद को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा नाम के देश का संस्थापक बताता है, जो कि असल में एक काल्पनिक देश है, लेकिन उसका दावा है कि ये हिंदुओं का इकलौता संप्रभु राष्ट्र है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल और अखबारों में एक औरत की तस्वीर खूब वायरल हो रही थी। गले में रुद्राक्ष की माला, पीली साड़ी, गहनों से लदी, सिर पर जटाओं को बांधे हुए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बैठी हुई ये महिला कोई और नहीं, तथाकथित देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद है। संयुक्त राष्ट्र में इस कथित कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद ने दावा किया है कि नित्यानंद के देश की 20 लाख आबादी है और दुनिया के 150 देशों में कैलासा की एम्बेसी या NGO हैं। विजय प्रिया ने संयुक्त राष्ट्र में नित्यानंद को हिंदुओं का सर्वोच्च गुरु बताया। विजय प्रिया ने यह भी कहा कि नित्यानंद और कैलासा की 20 लाख हिंदू प्रवासी आबादी के उत्पीड़न को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय किए जाएं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही नित्यानंद और कैलासा को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। आज की इस चर्चा में हम नित्यानंद, उसके काल्पनिक देश कैलासा और उससे जुड़े विवादों के बारे में बात करने वाले हैं। हु इज स्वामी नित्यानंद? मोस्ट वांटेड बाबा नित्यानंद उर्फ परम शिवम उर्फ परमहंस की कहानियां आज सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर देश विदेशों में हर उस जगह तक फैली हुई हैं जहां इंसान रहते हैं। बाबा के कारनामों से पुलिस की फाइलें भरी पड़ी हैं। देश की अदालतों में मौजूद मुकदमों पर नजर डालें तो तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक की अदालतों में बाबा का इंतजार है। स्वयं भू भगवान बने बैठे नित्यानंद की जन्मतिथि को लेकर भी तमाम तरह की अफवाहें मौजूद हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई शहर, जिसे साउथ इंडिया की स्पिरिचुअल सिटी में एक माना जाता है, इसी शहर में 1 जनवरी 1978 को जन्म होता है अरुणाचलम राजा शेखरम का। उस वक्त इस शहर में कई संत और योग गुरु रहा करते थे। कहा जाता है कि इसलिए बहुत छोटी सी उम्र से ही राजा शेखरम का झुकाव भी आध्यात्म की तरफ हो गया। ये दूसरे बच्चों से काफी अलग था। खेलने कूदने की उम्र में राजा शेखरम योग की दीक्षा ले रहा था और 12 साल की उम्र तक आते आते वो इसमें पूरी तरह से डूब चुका था। उसने 12 साल की उम्र से ही रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही बताया जाता है कि नित्यानंद ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है। हालांकि इस डिग्री को भी खबरों में अब तक फर्जी ही माना जाता रहा है। 17 साल की उम्र में राजा शेखरम ने अस्पतालों में जाकर अपनी शक्तियों से मरीजों को ठीक करने का दावा किया। अब दोस्तों, उसके पास कोई दिव्य शक्ति थी या नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उसे आयुर्वेद और योग का अच्छा खासा ज्ञान था, जिसका इस्तेमाल उसने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किया। उसने अपने भक्तों को यकीन दिलाया कि वो अमर है। उसने 24 साल की उम्र में अपना नाम बदलकर परमहंस नित्यानंद रख लिया और खुद को भगवान शिव का अवतार बताने लगा। अपनी इस नई पहचान के साथ नित्यानंद तमिलनाडु से बेंगलोर आया और 1 जनवरी 2003 को बेंगलुरु के पास बिदादी में अपना पहला ज्ञानपीठ आश्रम खोला। बाद में उसने कई सारे और आश्रम खोले और ऐसे ही धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य कायम कर लिया। नित्यानंद तमिल और इंग्लिश भाषा का अच्छा खासा ज्ञाता था। वो इंग्लिश और तमिल में ही अपने प्रवचन दिया करता था, इसलिए विदेशियों के बीच उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसलिए उसने अपने आश्रम की एक ब्रांच अमेरिका में खोली। नित्यानंद के ये प्रवचन हिंदू वेद, भगवद गीता, शिव पुराण, ब्रह्म पुराणों और पतंजलि योग सूत्र से इंस्पायर्ड थे। साल 2000 में उसने कर्नाटक के बिदादी में नित्यानंद ध्यान पीठम की स्थापना की।
जहां योग, मेडिटेशन और अन्य फिटनेस कोर्स की कक्षाएं लगाई जाने लगीं। सन 2003 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में उन्होंने लाइफ ब्लिस फाउंडेशन की भी स्थापना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानंद ने कई देशों में मंदिर, आश्रम और गुरुकुल भी बनवाए। नित्यानंद के करोड़ों फॉलोअर्स रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब नित्यानंद ने यह दावा किया कि वो 400 से ज्यादा असाधारण शक्तियों की प्राप्ति कर चुका है और वो कभी भी अपनी तीसरी आंख खोल सकता है, तो उसके चर्चे तमिलनाडु और कर्नाटक से निकलकर भारत भर में फैल गए। उसने दावा किया कि उसके अंदर अलौकिक अनुभूति, शरीर की स्कैनिंग, दूरदृष्टि और खोई हुई वस्तुओं को खोजने की क्षमता है। नित्यानंद का दावा तो यहां तक था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविटी E=mc² गलत है। वो कहता है कि वो अपनी दिव्य शक्ति से धरती को 360 डिग्री देख सकता है, यानी कहां क्या हो रहा है उसे सब पता है। नित्यानंद ने यह भी दावा किया था कि उसके पास भगवान शिव की तरह रहस्यमयी तीसरी आंख है, जिसकी मदद से उसने गुजरात के 82 दृष्टिहीन बच्चों को देखने लायक बनाया। नित्यानंद के शिष्यों का कहना है कि ये बच्चे कभी भी आगे चलकर अंधे नहीं होंगे। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं थी। कहा जाता है कि नित्यानंद ध्यान योग की क्लास भी खुद ही लेता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, लड़के लड़कियां सार्वजनिक रूप से नाचते गाते नजर आते हैं। सिंहासन पर किसी महाराज की तरह सज धज कर बैठने के शौकीन इस मोस्ट वांटेड बाबा की दुनिया में जितना अंदर झांकिए, उतनी ही इनकी दुनिया रहस्यमयी होती जाती है। बाबा का सिंहासन सिल्वर प्लेटेड चेयर का होता है, जबकि उसके आसपास पड़ी कुर्सियों पर चांदी की परत जड़ी होती है। चांदी के बर्तनों में बाबा के मेहमानों को भोजन कराने की परंपरा भी है। इस बाबा के अंधभक्त इसे परम शिव का अवतार बताते रहे हैं। दोस्तों, आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब फेमस मैगजीन माइंड बॉडी स्पिरिट 2012 के एडिशन में 100 मोस्ट स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंशियल लिविंग पीपल में नित्यानंद को शामिल किया गया था। इसके साथ ही नित्यानंद के ध्यानपीठ का नाम लार्जेस्ट रोप योगा क्लास और पोल योगा क्लास के लिए भी गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बात अगर नित्यानंद के अनुयायियों की हो तो उसमें हर तबके का भक्त मौजूद मिल जाएगा। उसमें आपको रईस, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, रोजगार, बेरोजगार सभी तरह के लोग मिल जाएंगे। मतलब बाबा के पास भक्तों की लंबी चौड़ी फौज भी मौजूद है। नित्यानंद को अब से कई साल पहले एक मशहूर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन नित्यानंद 2018 में देश छोड़कर भाग गया और अमेरिका के नजदीक एक टापू पर उसने नया देश बनाया। आइए जानते हैं कि ये देश छोड़कर क्यों भागा और उसका ये देश कहां है। नित्यानंदा's कंट्री एंड हिज कंट्रोवर्सीज। नित्यानंद सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब 2010 में उसकी एक अश्लील सीडी सामने आई। इस सीडी में वो साउथ सिनेमा की एक एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा था। इस मामले में उस पर अश्लीलता और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। 2010 में ही एक अमेरिकी महिला ने नित्यानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने दावा किया कि धर्म के नाम पर नित्यानंद ने 5 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बेंगलुरु के बिदादी पुलिस थाने में यह मामला दर्ज करवाया था। हालांकि इसका ट्रायल 2018 में शुरू हुआ, लेकिन नित्यानंद कभी अदालत में पेश नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में नित्यानंद पर फिर से दुष्कर्म के आरोप लगे। बताया जाता है कि उस बवाल के बाद भी नित्यानंद फरार हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने सरेंडर कर दिया। इसके बाद 2019 में उस पर 2 लड़कियों के अपहरण और बंदी बनाए रखने का मामला दर्ज हुआ। इससे पहले कि पुलिस इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती, ये पहले ही 2018 में भारत को छोड़कर फरार हो चुका था। स्वामी नित्यानंद ने लैटिन अमेरिकी देश एक्वाडोर के नजदीक एक टापू को खरीदकर उसे नया देश घोषित कर दिया और नाम रखा है कैलासा। इस टापू की लोकेशन क्या है, उसका नक्शा कैसा है, इसकी जानकारी या तो कैलासा के भगवान को है या इस सृष्टि के भगवान को। कैलासा के भगवान यानी नित्यानंद। दुनिया के इस इकलौते हिंदू राष्ट्र कैलासा की लोकेशन भले ही साफ न हो, मगर इसके अलावा तमाम चीजों का खुलासा नित्यानंद ने अपनी वेबसाइट पर कर दिया है। मसलन राष्ट्रीय पशु भगवान शिव के बैल नंदी को बनाया गया है। कैलासा का अपना पासपोर्ट है, अपना तिकोना झंडा भी है, जिस पर नित्यानंद की तस्वीर के साथ नंदी बैल दिखता है। झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में दिखाया गया है।
और नंदी उसकी उपासना कर रहा है। उसके अलावा कैलासा का राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी शारबम, तो राष्ट्रीय पेड़ बरगद को रखा गया है। अर्थव्यवस्था में इनके गोल्स हैं दुनिया की इकलौती धार्मिक इकोनॉमी तैयार करना। ये किस तरह की इकोनॉमी होगी, इसका भी राज फिलहाल नित्यानंद के सीने में ही दबा हुआ है। कैलासा की वेबसाइट के मुताबिक ये धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है और दुनिया के उन तमाम हिंदुओं का स्वागत करता है जो यहां आना चाहें, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, जेंडर, कम्युनिटी या जाति से हों। उन्हें एक सुरक्षित पनाह मुहैया कराई जाएगी। वेबसाइट के मुताबिक यहां हर किसी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यहां तक कि सबके लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था होगी। जिस नित्यानंद पर साध्वी का यौन शोषण करने और मासूमों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप है, वो यहां हिंदुओं के एक ऐसा देश होने का दावा कर रहा है जहां शांति होगी और बिना किसी तरह की हिंसा या दखलंदाजी के हिंदुओं को अपनी संस्कृति और कला का पालन करने का मौका मिलेगा। बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिकता का इजहार कर सकेंगे। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी बाबा ने अपना खुद का देश बसा लिया हो। नित्यानंद से पहले भी एक बाबा ने ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने देश तो नहीं लेकिन एक पूरा शहर जरूर बसा लिया था और उनका नाम है ओशो। मध्य प्रदेश में जन्मे रजनीश भारत में ज्ञान मिलने का दावा करते थे। संभोग से समाधि तक दर्शन देने वाले ओशो 1970 के दशक में भारत में बेहद लोकप्रिय हुए थे। वो जितने लोकप्रिय थे उतने विवादित भी। सेक्स पर उनके विचारों ने उन्हें काफी विवादित बना दिया था। लोग उन्हें सेक्स गुरु कहते थे। 1970 में ओशो ने मनाली में नवसन्यास की दीक्षा देना शुरू किया। वो पारंपरिक संतों की तरह नहीं थे और अपने प्रवचनों में वो सेक्स, खुलेपन आदि की बातें किया करते थे। उनके शिष्यों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई और 1974 में वो अपने शिष्यों के साथ पूना आ गए। यहां उन्होंने रजनीश आश्रम की शुरुआत की। आश्रम की शुरुआत से ही ओशो की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैलने लगी। इसी दौरान भारत में उन्हें लेकर विवाद काफी बढ़ गया। इस विवाद से परेशान होकर ओशो ने अपना आश्रम किसी शांत जगह बनाने की सोची जहां उनके हजारों शिष्य आराम से रह सकें। ओशो की प्रवक्ता और निजी सचिव शीला बर्नस्टिल, जिन्हें मां आनंदशीला के नाम से जाना जाता था, ने 1981 में अमेरिका के ऑरेगन में एक दलदली जमीन का प्लॉट खरीदा। 64,000 एकड़ के इस प्लॉट पर ओशो ने अपने शिष्यों के लिए नया शहर बना दिया। अमेरिका के हजारों लोग ओशो से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। वो ओशो के लिए अपना घर छोड़कर आ गए और उनके बनाए आश्रम में रहने लगे। ओशो के इस नए साम्राज्य में करीब 5,000 शिष्य रहते थे। हालांकि जल्द ही अमेरिकी सरकार को आश्रम की गैर कानूनी गतिविधियों की खबर लग गई और ओशो को देश से निकाल दिया गया और वो भारत आकर रहने लगे। ये तो ओशो की बात हुई, लेकिन हमारा सवाल नित्यानंद को लेकर है कि आखिर हिंदुस्तान के इस भगोड़े आरोपी ने अपना अलग देश क्यों बना लिया? छुप तो वो कहीं भी सकता था। फिर देश बनाने का क्या तुक और इसका मकसद क्या है? दोस्तों, अभी फिलहाल जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक नित्यानंद का दावा है कि उसने सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को शरण देने के लिए कैलासा राष्ट्र बनाया है, जहां हिंदुओं की अपनी सरकार होगी, अपनी कैबिनेट होगी और इनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। मसलन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनलाइटेंड सिविलाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जैसे विभाग वहां बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान से नित्यानंद के हिंदू राष्ट्र की दूरी करीब 16,000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लैटिन अमेरिकी देश एक्वाडोर के नजदीक कैलासा राष्ट्र की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल हैं। कैलासा की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इसका भी मॉडल तैयार किया गया है। कैलासा का एक मकसद मंदिर आधारित जीवन शैली को फिर से व्यवहार में लाना है, यानी ऐसा जीवन जो मंदिर और इसकी गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता हो। नित्यानंद, जो कि यौन शोषण और किडनैपिंग जैसे संगीन क्राइम के लिए हिंदुस्तान में वांटेड भगोड़ा है, वो हिंदुओं के हित की बात कर रहा है। अब ये तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि यहां असल हित है किसका। अक्सर हमने सुना है कि साधु संतों का धन दौलत से भला क्या वास्ता, उन्हें तो बदन पर एक लंगोट भर की जरूरत होती है। मगर भारत के मोस्ट वांटेड बाबा नित्यानंद की संपत्तियों का ब्यौरा सुनकर हर कोई हैरत में रह जाता है। इसकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा इसके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई कर रही अदालतें भी मांग चुकी हैं। बाबा की चल अचल संपत्तियों की दर्ज कीमत मिल पाना भले ही मुश्किल हो, मगर मीडिया के मुताबिक कर्नाटक के बिदादी में ही नित्यानंद का आश्रम जिस जगह पर मौजूद है वही करीब 21 एकड़ का एरिया है, जो कि करोड़ों रुपए की जमीन बताई जाती है।
इसकी पुष्टि डेक्कन हेरल्ड की एक रिपोर्ट भी करती है, जिसमें बताया गया है कि बाबा की इस संपत्ति से संबंधित कागजात भी अखबार के पास हैं। दोस्तों, हमने शुरू में बताया कि नित्यानंद के देश कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में शामिल हुई थी। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि कैसे एक काल्पनिक देश का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की किसी मीटिंग में हिस्सा ले सकता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की इस मीटिंग में मानवाधिकार उल्लंघन पर चर्चा होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह या संस्था जाकर अपनी बात रख सकता है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या उत्पीड़न हो रहा है, तो वो यहां जाकर अपना दावा कर सकता है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र ने 9 मानवाधिकार संधियां बनाई हैं, जिसके तहत मिले अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े दावे किए जा सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र से इन्हें कोई मान्यता मिली है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बारे में इसलिए पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश का फाउंडर यानी नित्यानंद भारत की तरफ से भगोड़ा घोषित हो चुका है और इंटरपोल ने नोटिस भी जारी कर रखा है। वैसे छोटा मोटा द्वीप खरीद लेना एक अलग बात है और देश बना लेना बिल्कुल अलग। एक स्वतंत्र देश बनने के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना होता है। इसका पहला चरण है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स को फॉलो करना। 26 दिसंबर 1933 को उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में अडॉप्ट की गई इस कन्वेंशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए गए थे। उनका पालन करने के बाद ही एक अलग देश बन पाता है। इसमें पहला मानक है एक स्थायी जनसंख्या का होना। दूसरा, उस देश की एक तय सीमा यानी डिफाइंड टेरिटरी हो। तीसरा, उसकी अपनी स्थायी सरकार हो। और चौथा, उसे अन्य संप्रभु राज्यों के साथ संबंधों में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। आपको बता दें, केवल इतना ही काफी नहीं होता है। मॉन्टेविडियो सम्मेलन से जुड़ी इन 4 शर्तों के अलावा ये भी जरूरी होता है कि उस देश में रह रहे लोगों ने बहुमत से एक अलग देश बनने का फैसला किया हो। दूसरा चरण मान्यता प्राप्त करने का है। किसी भी देश को वैध होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर मौजूदा देशों से मान्यता लेनी होती है। प्रत्येक मौजूदा राज्य अपने स्वयं के हिसाब से उस नए देश को मान्यता प्रदान करता है। जैसे ताइवान, फिलीपींस और कोसोवो को कुछ देशों द्वारा वैध राज्यों के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन अन्य द्वारा नहीं। तीसरा चरण है संयुक्त राष्ट्र में शामिल होना। किसी भी नए देश का यूएन में शामिल होना भी बेहद जरूरी है। शामिल होने के बाद ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं उस देश को अपना सदस्य बनाती हैं। इसके साथ नए देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून का संरक्षण भी मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक तंत्र तक उसकी पहुंच बन सकती है और उसके सीमा क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का आवेदन करने के लिए आकांक्षी देश को पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने की घोषणा के साथ एक आवेदन पत्र भेजना होता है। इसके बाद आवेदन को सुरक्षा परिषद के पास भेज दिया जाता है, जहां इसे 15 सदस्यीय परिषद में से कम 9 सदस्यों के मत प्राप्त करने चाहिए। यदि परिषद के 5 स्थायी सदस्यों यानी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके में से कोई भी इसके खिलाफ मतदान करता है तो आवेदन आगे नहीं बढ़ता। अगर मंजूरी मिल जाती है तो प्रवेश के लिए परिषद की सिफारिश को महासभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नए देश के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पाने के लिए 2/3 बहुमत के वोट की आवश्यकता होती है और यदि अनुमोदित हो जाए तो इसकी सदस्यता उस तारीख से प्रभावी हो जाती है जिस दिन प्रवेश के लिए संकल्प अपनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद ही कोई नया देश ऑफिशियली एक देश बन पाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था मोस्ट वांटेड स्वामी नित्यानंद। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी ने टापू खरीदा हो। इससे पहले भी देश के कई लोग दुनिया की अलग अलग जगहों पर टापू खरीद चुके हैं, मगर देश किसी ने नहीं बनाया। अब अगर नित्यानंद की ये कोशिश कामयाब हो गई तो फिर देश से भागने वाले भगोड़ों को एक नया ठिकाना मिल जाएगा। खुद को चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होने का दावा करने वाले भगोड़े नित्यानंद की तलाश काफी वक्त से पुलिस को है। लेकिन अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या यूएनओ कैलासा को एक मान्यता प्राप्त देश का दर्जा देता है और इस संदर्भ में भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।